हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जो भी तीनों मेथड है, प्रोडक्ट मेथड जो है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों के थ्रू जो है नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट जो होगा वो बराबर ही रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर हम गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंड करते हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जो हम गुड्स पे खर्च करते हैं या जो है गवर्नमेंट गुड्स पे जो खर्च करती है, वो दोनों को दोनों जो है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। देखिए, गुड्स के अलावा भी जो है वो कहीं कहीं हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी पैसे को खर्च करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना हो, जो गवर्नमेंट है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड वगैरह डैम्स को बनाते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, वो सारा का सारा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि हम बाहर से भी गुड्स खरीद के अपने देश में लाते हैं, या फिर जो हमारा गुड्स है वो बाहर भी जाता है, तो बाहर के जो फॉरेनर वो भी खरीदते हैं। ये सारा के सारा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे और इनकम ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितना पैसा खर्च किया गया होगा ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये जो पैसा है जैसे कि मैंने बताया, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी खर्च करा जाएगा और जो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल से, वो भी खर्च करते हैं। जैसे कि आप लोग कैंटीन देखते हैं कि बहुत सारा मिलिट्री जो कैंप हो तो वहाँ पे कैंटीन का सुविधा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोड्यूसर से गुड्स और सर्विसेज को गुड्स को परचेज करता है और कैंटीन के थ्रू जो जो भी मिलिट्रेंट होते हैं उनको मिलता है। तो जो गवर्नमेंट भी खर्च करता है वो भी इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी तो वही होता है। देखिए, जीडीपी भी तो वही होता है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, तो वो जीडीपी होता है। एक्सपेंडिचर मेथड भी लगभग लगभग उसी की तरह सेम है। अब देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो फाइनल एक्सपेंडिचर को हमेशा हम इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे कि दो टाइप का इंटरमीडिएट भी होता है, हम इंटरमीडिएट गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि कोई भी गुड्स बनाना है, जैसे बिस्किट्स बनाना है, तो क्या करते हैं, इसके पहले हम वीट खरीदते हैं। तो वीट को कंसीडर हम नहीं करेंगे, हम जो बिस्किट्स के जो प्राइस हम जो पे करेंगे वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो जो फाइनल एक्सपेंडिचर्स है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, उसको चार भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि जो भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया गया है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एक वन अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखें, द एक्सपेंडिचर विच आर मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्च किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है, नाम से ही सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हम जब किसी चीज़ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं। तो मतलब जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब एक ज़मीन को हम खरीदे हैं तो क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए खरीद रहे हैं, ना कि हम 5 महीने 6 महीने 1 साल के लिए नहीं खरीदते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं, तो वो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। फिर जो गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है, डैम्स रोड बनाती है, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर जो भी इन्वेस्टमेंट जो है रेसिडेंशियल, जो भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी इसके अंदर ही आता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होगा, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन, इससे हम और कैपिटल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको अगर रेंट पे देंगे तो क्या होगा, इससे रेंट से जो पैसा आएगा, तो हम पहले अपने एक्सपेंडिचर किए, अब फिर जो खर्च किए उससे भी तो पैसा बन रहा है, तो वही होता है कैपिटल फॉर्मेशन, वैल्यू ऐड हो रहा है। ठीक है। इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर मतलब कि जो भी हम अपना स्टॉक्स पे जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। जो भी कुछ हम अपना, अब जैसे गोदाम है, गोदाम में हम मान लीजिए कि राइस खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, सॉरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, कि हम राइस का स्टॉक बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमने शुरू में खरीदा था और कितना अभी बच गया है, तो जब हम फाइनल इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे डेल्टा टी को अगर कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, फाइनल इन्वेंट्री माइनस इनिशियल इन्वेंट्री, अगर ये दोनों को फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जब हम चारों को सम अप करते हैं, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, सॉरी नेट एक्सपोर्ट बच गया। नेट एक्सपोर्ट मतलब कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट आ रहा है। हमारा एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम विदेश में उसको सेल कर रहे हैं, तो फॉरेनर खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट मतलब कि जो फॉरेन का जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारे द्वारा जब खरीदा जाता है तो हम इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है किसी भी देश का एज कम्पेयर टू इंपोर्ट, तो वो फेवरेबल होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि जो हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, ठीक है, और बाहर से हम लोग कम खरीदें, मतलब सेल्फ रिलायंट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बिकते और बाहर से हम लोग कम खरीदें। तो जब हम ये चारों को सम अप करते हैं तो उसको हम जीडीपी एमपी के से डिनोट करते हैं। ठीक है, जीडीपी एमपी, जैसे हम लोग जीडीपी एमपी वो पहले भी पढ़ा हुआ, तो उसको आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं सिंपल तरीके से एक बार आपको चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इसमें दो चीज़ आता है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा जो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम जो करते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो फाइनल के अंदर आता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, उसके अंदर भी दो चीज़ आता है, एक जो है फाइनल इन्वेस्टमेंट, तो हम बोलेंगे इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और जो दूसरा जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसको चेंजिंग स्टॉक के नाम से बोलते हैं। देखिए, जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है वो तीन चीज़ आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो भी बिजनेस सेक्टर के द्वारा, जो भी हम ही लोग सेक्टर है, जो हाउस होल्ड के द्वारा बिजनेस पे जो खर्च किया जाता है जो भी चीज़, उसको हम बिजनेस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो हम लोग हाउस होल्ड जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं रेसिडेंशियल, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। चेंजिंग स्टॉक बता ही दिया आपको, जब हम फाइनल क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिया रहेगा कि फाइनल इन्वेंट्री ये है और इनिशियल है, या सीधे सीधे आपको चेंजिंग स्टॉक ही दिया रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में चेंजिंग स्टॉक ही दिया रहता है, इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया। नेट एक्सपोर्ट मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है। जब इस सबको सम अप करते हैं तो हमारा जीडीपी एमपी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और मैंने पिछले सेक्शन में भी बोला था कि
उसके बाद हमें 2 स्टेप बच जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। वो 2 स्टेप्स कौन कौन से है? एक है जीडीपी एनडीपीएफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। ये जो चीज़ है, अब एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है और हमारे पास जीडीपी एमपी, ये सबको जब हम जितना भी एक्सपेंडिचर है जब क्लासिफाई कर देंगे तो हमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा। जब जीडीपी एमपी हो गया तो अब हम देखेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या आना है। इसका मतलब क्या करना है, हमें एनआईटी को माइनस कर देंगे, ठीक है, और पी से पी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और नेट से ग्रॉस आना है। इसका मतलब क्या करना है, डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे। तो जब डिप्रिशिएट ये सब कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जो है वो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो गया। अब हमें बस नेशनल पे पहुंचना है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी, ठीक है, एनएनपीएफसी होता है। हमें जीडीपी एमपी अभी कैलकुलेट कर लिया, जीडीपीएफसी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए एफसी से एफसी कट गया, पी से पी कट गया। अब क्या है, ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, नेशनल डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से जो हमें पैसा मिलता है, जो ग्रांट्स मिलता है, ठीक है, इसको हम एनएफआईए बोलते हैं। इसको जब हम ऐड कर देंगे हमारा नेशनल इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 बार वीडियो को देखिए, और जितना यहाँ पे कंटेंट में जो बता रहा हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो ही इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्च करेंगे वो नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। तो पहला यही है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम टू एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्च करेंगे वो हमारे नेशनल इनकम में जो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा जो है, जो भी शेयर्स और बॉन्ड पे जो भी हम खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, वो भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नहीं आएगा। और जो यूनिलेटरल्स पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट्स का मतलब वन साइडेड पेमेंट, जो गवर्नमेंट हमें पे करता है, ठीक है, एज ए पेंशन के थ्रू पे करता है, जो भी अलाउंसेस देता है, वो क्या है, वो यूनिलेटरल पेमेंट है। उसके बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ सर्विस नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। और जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स है, इसका मतलब कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जो खर्च कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ कंजम्पशंस के लिए भी कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर हम अपने लिए कुछ भी गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वो देश नेशनल इनकम में वो कैलकुलेट होता है। तो जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू आएगा वो हमेशा हमेशा इंक्लूड होगा, चाहे वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, प्रोडक्ट मेथड हो, कोई भी हो, इम्प्यूटेड हमेशा इंक्लूड हो। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बार बार देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को आप दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए ताकि जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं उनको ये पता चल पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।